गुड इवनिंग एवरीवन। आज मेरे साथ हैं जितेंद्र चौधरी, सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल, आईआरडीए क्वालिफाइड, एमबीए फाइनेंस एंड 17 साल का म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री का इनको अनुभव है। आज हम बात करेंगे टू बकेट स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अगर आपका पैसा ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है, लमसम लगा है, या अभी तक इकट्ठा होकर के काफी पैसा हो गया है, तो आप कैसे इनमें से किस स्ट्रैटेजी को बेटर, आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी रहेगी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सो वेलकम टू यू टुडे। Good evening, Captain Vipul, and good evening to all the audience. तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं थोड़ा से, टू बकेट स्ट्रैटेजी क्या है? व्हाट आर दी टू बकेट्स? व्हाट आर द, मतलब इसको टू बकेट स्ट्रैटेजी कहते हैं, क्या अलग अलग बकेट्स हैं? टू बकेट में जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना चाहूंगा। रिटायरमेंट कॉर्पस की इन्वेस्टमेंट एक कह सकते हैं दो धारी तलवार है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चों को भी चलाना है, तो रेगुलर विड्रॉल्स भी करने हैं, और साथ में कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट को जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे को ग्रो भी कराना है, क्योंकि आपको पता है कि आगे चल के आपके खर्चे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं महंगाई आपको परेशान करने वाली है। तो ये एक तरीके से दो धारी तलवार है, आपको इमीडिएट इनकम भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए काफी सारी स्ट्रैटेजीज है जो लोग मतलब फाइनेंशियल प्लानर्स, एडवाइजर्स रिकमेंड करते हैं। उनमें से ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको टू बकेट बोला जाता है। और अगर इसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ तो ये 1985 में हेरल्ड इवेंट्सकी करके एक अमेरिकन फाइनेंशियल प्लानर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उनका बेसिकली मानना ये था कि आप दो बकेट्स में पैसे को डिवाइड करिए अपने कॉर्पस को, और उस कॉर्पस को डिवाइड करके आप ऐसे रखिए कि जो आपका एक बकेट है वो इन्वेस्ट करे आपके सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कैपिटल प्रोटेक्शन मिले और फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिले। और दूसरा पोर्शन जो है, दूसरी बकेट जो है, वो आप इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करें और वहां से आप रेगुलर विड्रॉल्स देते रहे। ये जो आपका पहला बकेट है ये तब काम आएगा जब इक्विटी मार्केट्स प्रेशर में होंगी और आप कहीं ना कहीं वहां से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तब उस दौरान में आपको हेल्प करेगा आपका ये पहला बकेट जो कि सेफ्टी बकेट है। वहां से आप पैसा यूज कर सकते हैं मार्केट के डाउन होने पर। तो अगर टू बकेट स्ट्रैटेजी की बात करी जाए तो इसमें पैसे को दो अलग अलग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। एक वो जो कि सेफ्टी को टारगेट करती है, दूसरी वो जो ग्रोथ और रिटर्न को टारगेट करती है। तो उसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइड करके इन दोनों बकेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ये जो सेफ्टी वाले, इसमें आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं सेफ्टी वाली बकेट में? देखिए, सेफ्टी वाले बकेट की अगर बात करें तो इसमें इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न मिलता है और कहीं आपका जो क्या कहते हैं मेच्योरिटी डिफाइंड होती है। साथ में आपको ये भी पता होता है कि मेरे कैपिटल को कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का अगर मैं नाम बताऊं तो हाई जो क्वालिटी बॉन्ड्स हो गए वो आ जाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गए, आरबीआई बॉन्ड्स आ गए, सीनियर सिटीजन स्कीम्स आ गई, पोस्ट ऑफिस एमआईएस वगैरह, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको पता है कितना ब्याज मिलना है या कितना रिटर्न मिलना है और इसका कितना टेन्योर, क्या टाइमलाइन है, वो आपको क्लियर होती है और आपका कैपिटल कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड होता है। सेकंड बकेट की अगर बात करें जिसको ग्रोथ बकेट कहते हैं, या कुछ लोग उसको कलर से भी डिफाइन करते हैं कि जो सेफ्टी है उसको आप ग्रीन बकेट बोल देते हैं और जो ग्रोथ बकेट है उसको आप येलो बोल देते हैं। तो ग्रोथ बकेट में आपके इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, आरईआईटीज और आपके क्या कहते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट आ जाती है जो कहीं ना कहीं मार्केट लिंक्ड होती है। दोनों बकेट्स में कितना कितना पैसा डालने की रिकमेंडेशन रहती है एक फाइनेंशियल एडवाइजर? देखिए, इसमें बेसिकली अगर इस स्ट्रैटेजी को मद्देनजर रखते हुए बात करें तो तकरीबन 30 से 40% पैसा आपको अपने सेफ्टी बकेट में रखना चाहिए, जहां से आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है और आपके रेगुलर खर्चे वहां से चल रहे हैं। और तकरीबन 60 से 70% पैसा, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और आप कितना रिस्क एपिटाइट रखते हैं, उसके बेसिस पे 60 से 70% पैसा आपको ग्रोथ बकेट में या इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बकेट में रखना चाहिए। तो बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए आपने, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपने 1 करोड़ का कॉर्पस है आपका रिटायरमेंट का, आपने 40 लाख रुपए सेफ्टी बकेट में या आपके जो फिक्स्ड रिटर्न वाला इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट करके रख दिया है, और बाकी का 60 लाख रुपए आपने ग्रोथ बकेट में यानी आपने लॉन्ग टर्म रिटर्न को टारगेट करते हुए अलाइन कर दिया है। तो ये जो 40% पैसा है ये मान के चलते हैं कि 6% से ग्रो करेगा, 5-6% का रिटर्न देगा आपको इन्फ्लेशन के आसपास। इससे आप अगले 6 से 7 साल सर्वाइव कर पाएंगे। तो आपका अगर मान लीजिए साल का खर्चा है तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए, तो अगर आप 6 लाख 7 लाख रुपए हर साल विड्रॉ करते हैं तो ये पैसा आपको सस्टेन करने में हेल्प करेगा अगले 6 से 7 साल। तब तक आपका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है या जो आपका ग्रोथ बकेट है वहां से आपका कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में एक वॉल्यूम आ चुका होगा। तकरीबन 10 से 12% का अगर एवरेज रिटर्न वो पोर्टफोलियो निकाल रहा है तो आप ना ना करते भी तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ के कॉर्पस पे बैठे होंगे।
और ये वाला जो पहला बकेट है ये आपका डिप्लीट हो चुका होगा, या तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा या खत्म हो चुका होगा। तो वहां से आप अपनी ग्रोथ बकेट से पैसा विड्रॉ करके तकरीबन 60-70% पैसा वापस से विड्रॉ करके अपने सेफ्टी बकेट में फिर से ऐड कर सकते हैं, और वापस से अपने खर्चों को रेगुलर बेसिस पे रन कर सकते हैं उस सेफ्टी बकेट से, या अपने जो आपने कैश बकेट बनाया उससे। जो मैं आपकी बात समझा जितेंद्र, आप ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है, उसमें से 40 लाख रुपया मैंने लगा दिया फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स, या और वहां से अब मैं रेगुलर विड्रॉल्स कर रहा हूँ। जी और जो मेरा इक्विटी वाला बकेट था जिसमें 60 लाख रुपए थे, उसको मैंने ग्रो होने दिया, उसको मैंने समय दिया, 5-7 साल का समय दिया, जिससे कि वो 60 लाख से बढ़ के अगर मुझे 15% की ग्रोथ मिली तो 5 साल में लेटेस्ट से लगभग 1.25 करोड़ हो गया। जी और जब मेरा ये डेट वाला बकेट खाली हुआ तो मैंने वहां से इसमें इक्विटी वाले बकेट से वापस से 50-60 लाख रुपए डेट वाले बकेट में ट्रांसफर कर जी दिया। बिल्कुल। अब अगर ये इतना दिखने में या बातचीत में अगर ये इतना सिंपल लग रहा है तो इसमें रिस्क क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आती है इसकी? देखिए इसमें प्रॉब्लम, मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस नहीं होती है। हर स्ट्रैटेजी के अंदर कहीं ना कुछ लूप्स होते हैं, इसमें भी है। तो सबसे पहला तो इसका जो लूप है वो ये है कि इसमें आप पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग नहीं करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि आप अपना ये वो इक्विटी और डेट का एक रेशियो बना के चलते हैं, जो कि हम इस स्ट्रैटेजी में, या जो हम स्ट्रैटेजी आज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं वो बैकएंड में नहीं हो रही है। आपने 40% पैसा जो सेफ्टी बकेट में डाल दिया है या जो फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दिया है, और 60% जो आपने ग्रोथ में डाल दिया है, वो स्प्लिट वही चल रहा है। इक्विटी वाला अगर मार्केट अच्छा कर दिए तो बढ़ता रहेगा, डेट वाला आपको फिक्स्ड रिटर्न देता रहेगा। आप इसको रीबैलेंस नहीं कर रहे हैं मार्केट की सिचुएशंस और सिनेरियोज को समझते हुए। तो एक सबसे बड़ा लूप होल तो ये है कि अगर आप रीबैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये बैकफायर कर सकता है। मान लीजिए मार्केट जिस साल में आपका ये फर्स्ट बकेट जो है, जो हमने सेफ्टी बकेट बनाया था, वो डिप्लीट हो गया है और आपको पैसा विड्रॉ करके ग्रोथ बकेट से सेफ्टी बकेट की तरफ लेकर आना है। उस टाइम पे, उस दौरान में मार्केट करेक्शन फेज में या क्रैश हो जाता है, और आपका इक्विटी का जो पोर्टफोलियो था उसका जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं इतना नहीं रह गया है कि आपके पास विड्रॉल की बहुत ज्यादा लिमिट हो, तो आप डरेंगे उस टाइम पे पैसे को एक बकेट से दूसरे बकेट में ले जाते हुए। तो कहीं ना कहीं रीबैलेंसिंग करने से बेनिफिट ये हो जाता है कि जब मार्केट ओवर वैल्यूड होती है तो आप इक्विटी से पैसा निकाल के डेट की तरफ ले जाते हैं, यानी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। और इसका रिवर्स करते हैं, जब मार्केट गिरी हुई होती है आप डेट में से पैसा निकाल के या सेफ्टी बकेट में से पैसा निकाल के और बाइंग करते हैं, जिससे आपकी एवरेजिंग अच्छी हो जाती है और लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न सुधर जाता है, जो कि स्ट्रेटेजी में ऑटोमेटिकली नहीं होता है, जो कि इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए हमें रीबैलेंसिंग करने की बहुत जरूरत पड़ती है। आप इसको सिर्फ पैसे ही नहीं छोड़ सकते कि अच्छा मैंने 40% पैसा सेफ्टी बकेट में डाल दिया और 60% पैसा मैंने ग्रोथ में डाल दिया है, तो मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई है, मुझे आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इसको एक्टिवली मॉनिटर करते हुए थोड़ा रीबैलेंसिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। आप इसको सिर्फ एलोकेट करके नहीं छोड़ सकते। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सिंपल लगता है, बट इसके जो मैंने इसका एक डिसएडवांटेज समझा है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने इसमें ये स्प्लिट 40-60 का स्प्लिट बना के रख दिया है और उस दौरान में इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाते हैं, जो कि हमने देखा है कोविड के टाइम पे, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी बीइंग अंडर प्रेशर, तो आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट घटाए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स का रिटर्न काफी कम हो गया था, एफडी के रेट ऑफ रिटर्न काफी कम हो गए थे। तो उसकी वजह से ये हुआ कि आपके जितने भी फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट थे उस पर रिटर्न आना कम हो गया था, और कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट भी प्रेशर में थी, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। इनफैक्ट एक अच्छे टर्मोइल से और एक अच्छे करेक्शन के दौर से गुजरी थी। तो उस टाइम पे आपके दोनों ही एसेट क्लासेस अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो उस केस में भी ये कहीं ना कहीं आपके लिए रिवर्स काम कर सकती है। तो ये एक मुझे लगता है कि इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें पोर्टफोलियो का एक रीबैलेंसिंग करते हुए रखना ज्यादा जरूरी है। अगर आप बात करेंगे कि इसमें एक ना डिसिप्लिन का भी ये लैक करती है स्ट्रैटेजी, कोई रूल नहीं है इसके अंदर, आप कोई रूल फॉलो नहीं करते। आपने शुरुआत में अपने पैसे को सिर्फ एक दो बकेट्स के अंदर डिवाइड करके डाल दिया है, और डालने के बाद उसको कोई आप एग्जिट और एंट्री का रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब आपका पैसा डिप्लीट हो जाएगा आप तब जाएंगे। अब उस टाइम पे मार्केट का क्या सिचुएशन रहता है, क्या सिनेरियो रहता है, आपका इक्विटी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोस क्या है, उन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रूल बेस्ड नहीं है, डिसिप्लिन बेस्ड नहीं है, तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं। मुझे ये बताएं जितेंद्र की जो आपने अभी बीच में एकदम बताया, व्हाट एग्जैक्टली इज पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग? रीबैलेंसिंग में बेसिकली आप क्या करते हैं, आप एक एसेट एलोकेशन को फॉलो करते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि सिमिलर स्ट्रेटजी हम टू बकेट को फॉलो कर रहे हैं।
जिसमें हमने अपना एक लिक्विड पोर्टफोलियो बनाया है, जो हमारे को हेल्प करता है सस्टेन करने में इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स के लिए। और एक हमने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाया, और हमने स्प्लिट रखा है 40-60। तो 40% पैसा हमने सेफ्टी में डाला है और 60% हमने लॉन्ग टर्म ग्रोथ में डाला है। ये रेशियो हम मेंटेन करके चलते हैं। तो अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मेरा इक्विटी जो है बढ़ के 70% पे पहुंच चुका है, और मेरा जो डेट है उसके प्रोपोर्शन में 30% आ गया है, तो मैं इसको रीअलाइन कर देता हूँ। मैं 10% पैसा जो मेरे इक्विटी के अंदर ओवर एक्सपोज हो गया है, मैं उसको 10% को प्रॉफिट बुक करके वापस डेट की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। और सिमिलरली जब मार्केट डाउन होता है तो मेरा डेट जो है वो 50 पहुंच गया है, और मेरा इक्विटी जो है वो 50 आ गया है, तो मैं इस रेशियो को भी वापस से रीअलाइन करके बैलेंस करता हूँ। तो ये रेशियो मैं मेंटेन करके चलता हूँ। अब वो 40-60 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है किसी के लिए। बट दी आइडिया है कि आप ये रेशियो मेंटेन करके चले, और जब जब मार्केट जैसे जैसे परफॉर्म कर रहा है, आप उसके साथ अलाइन रहते हुए, अपने रिस्क एपिटाइट को ध्यान में रखते हुए, अपने जो टारगेट रिटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए, इसको रीबैलेंस करते रहे टाइम टू टाइम। आप इसको ऐसे ही ना छोड़ दे कि इन्वेस्टमेंट कर दिया 60%, 40% स्प्लिट कर दिया। अभी 60-40 चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। जब मार्केट अच्छा करेगी तो ये 60% बढ़ के 70-75 पहुंच जा सकता है। जब मार्केट क्रैश में होगी तो कहीं ना कहीं ये गिर के 50 पे भी आ सकता है, 45 पे भी आ सकता है। तो आपको इस रेशियो को मेंटेन करते हुए पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। अभी रीबैलेंसिंग आपके लिए दो काम कर देती है। तो जनरली जो एक जहन में सवाल होता है कि इक्विटी को निकालना कब है, तो और ये एक आपको जब मार्केट अच्छा रिटर्न दे रही है और अच्छा कर रही है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग में हेल्प कर देगा। तो जो आपका 60 से 70-75 हो गया, उसको आप 10-15% को प्रॉफिट बुक करके सेफ गार्ड कर सकते हैं। सिमिलरली जब मार्केट डाउन है, और ये हम सभी जानते हैं क्योंकि हम काफी सालों से सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है जब मार्केट डाउन होता है तब सबसे अच्छा समय होता है इन्वेस्ट करने का। तो उस टाइम पे आपका जो डेट हमारा जो बढ़ गया प्रोपोर्शन, उस प्रोपोर्शन को आप सेल करके डेट इंस्ट्रूमेंट से एग्जिट करके आप इक्विटी में बाइंग कर सकते हैं, जिससे आपकी बाइंग अच्छी हो जाए, और आप आगे आने वाले समय में जब मार्केट रिकवर करेगा तो अपने रिटर्न को इनहेंस कर पाए। तो जो मुझे आपकी बात समझ आई वो ये है कि जो टू बकेट स्ट्रैटेजी है वो जी थोड़ा रिजिड है। उसके अंदर आपने एक बार एंट्री कर ली, उसके बाद अब आप यू आर नाउ नॉट रियली एक्टिवली मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो। ऑन द अदर हैंड डायनेमिक है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, और क्योंकि आप डायनेमिकली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं तो आप रिस्क को ज्यादा बेटर मैनेज कर पाते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग से। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे देखें तो जिन दो इंस्ट्रूमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं, एक वो है जो इंटरेस्ट देता है, दूसरा वो जो रिटर्न देता है इन दी फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन। तो दोनों के ही केस में आपको कहीं ना कहीं मार्केट की वॉलेटिलिटीज और मार्केट सिनेरियोज को समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। इंटरेस्ट रेट का आज की डेट में क्या सिनेरियो चल रहा है, इक्विटी मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रीशफल और रीट्यून करना जरूरी है। क्योंकि अगर उसको नहीं करेंगे तो वो आपको रिवर्सली इफेक्ट कर सकता है। तो अगर मार्केट डाउन है और आप कहते हैं कि अच्छा मैंने तो सेफ इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल रखा है, मैं तो वहां से विड्रॉ करता रहूंगा और मार्केट वापस रिकवर कर जाएगी, हो सकता है वो लीन पीरियड काफी लंबे समय तक चले और आपका पोर्टफोलियो रिकवरी में ज्यादा समय लगा दे। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हुए चलना है, जिससे कि मार्केट का उतार और चढ़ाव, जो वॉलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो आपको उतना ज्यादा इम्पैक्ट ना करे। तो स्ट्रैटेजी कोई भी हो, आप टू बकेट करें, इनफैक्ट इसमें इसका एक और वर्जन आता है जिसको थ्री बकेट भी कहते हैं। आप टू बकेट हो, थ्री बकेट हो, आपको रीबैलेंसिंग करनी थी, दोनों में ही जरूरी है। जब तक रीबैलेंसिंग चलती रहेगी तब तक आप कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा लंबे समय तक, अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस को ज्यादा लंबे समय तक यूज कर पाएंगे। अदरवाइज वो जल्दी यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि उतना रिटर्न नहीं जनरेट कर पाएंगे दोनों ही बकेट, और आपको कहीं ना कहीं बैकफायर कर देगा और आपका कॉर्पस खत्म हो जाएगा। आपके हो सकता है आपके सर्वाइवल के टाइम पे आपके पास पैसा ही ना बचे। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको मार्केट सिनेरियो को समझते हुए रीबैलेंस करना जरूरी है। आप अपने क्लाइंट्स के साथ में ज्यादातर क्या यूज करते हैं? पोर्टफोलियो डायनेमिक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग या डाल के छोड़ दिया टू बकेट स्ट्रेटजी? हाउ डू यू मैनेज money for your clients? We do portfolio rebalancing. So time to time we understand what are the market situations and scenarios, और client का कितना income हमको generate करके देना है regular basis पे, और उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम हम रीअलाइन करते रहते हैं। क्योंकि अगर रीअलाइनमेंट और रीबैलेंसिंग नहीं होगी तो फिर हमारे एक्सपर्ट होने का कोई फायदा नहीं है। हमें सिचुएशंस को समझते हुए उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी होती है कि किस टाइम पे किस बकेट से पैसा निकालना है और किस बकेट के अंदर ऐड करना है। ये आप अपने पोर्टफोलियो को डायनेमिकली करेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप उसको स्टे पुट रह के कि मैंने पैसा डाल दिया है वो ऑटो मोड पे चलेगा, तो हो सकता है नहीं हो ऐसा। क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज करती रहती है।
आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी और आपको 12-15% का रिटर्न देगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक लीन पीरियड में जा रही हो मार्केट या करेक्शन में जाने वाली हो और आपको इक्विटी से रिटर्न ही नहीं है। तो उसको कैसे काउंटर करना है, तो उसके लिए डेट में कितना या फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में कितना पैसा एलोकेट करके रखना चाहिए, वो सब चीजों का हम ध्यान रखते हुए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग टाइम टू टाइम करते रहते हैं। जनरली इसका जो टाइमलाइन होता है वो एनुअल होता है, साल में एक बार ही बैठते हैं पोर्टफोलियोज के ऊपर और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें रीअलाइन और रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है। अगर रेशियो में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ गए, मतलब हमने रखा था 60-40 और वो 70-30 80-20 हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको रीबैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिस्क लेते हुए पोर्टफोलियो को बहुत लंबे टाइम तक नहीं सस्टेन कर पाएंगे, तो हमें उस रिस्क को एडजस्ट करना जरूरी होता है और वो रीबैलेंसिंग से हो जाता है। आपका प्रेफरेंस इज मोर टुवर्ड्स पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग ऑन रेगुलर पीरियोडिक बेसिस. Absolutely, no doubts. That, as per you, is going to benefit investor more in terms of providing for capital preservation over a long term and also regular returns. Absolutely, and in fact, we have done all kind of scenario runs. The rebalancing works magical for the clients. इनफैक्ट जिनको सिस्टमैटिक विड्रॉल चाहिए होते हैं पोस्ट रिटायरमेंट, उनके लिए बहुत अच्छे से काम करता है अगर रीबैलेंसिंग तरीके से होती है। कहीं ना कहीं वो रेशियो को मेंटेन करना, जिसको एसेट एलोकेशन कहते हैं और जिसके लिए रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है, वो बहुत फेवर में काम करता है। थैंक यू सो मच जितेंद्र, मेरे सवाल खत्म हो चुके हैं. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head